हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और वाईसीटी इस यूपी बोर्ड प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और वाईसीटी क्लास 10th यूपी बोर्ड पर हम यहाँ पे आपको बेटा पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो प्लीज यार आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो पे मैं दे दूंगा, मतलब इसी चैनल में दे दूंगा। तो आपको बिल्कुल चैनल को क्या करना चाहिए बेटा, सब्सक्राइब करना चाहिए। कोई इशू हो कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर से जरूर करें। देखिएगा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है बेटा, फिर यहाँ पे नाम लिखना होता है। यहाँ पे आपका पेपर कोड दिया रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है बेटा, पेपर कोड दिया रहता है। और देखेंगे तो यहाँ पे आपका 70 नंबर का क्या रहता है बेटा, पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए मात्र मात्र 70 में से 23 नंबर ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बेटा। 23 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे जो समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का कुल आपको बेटा समय दिया जाएगा पेपर को पास करने के लिए। कुछ यहाँ पे नोट में दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा, निर्धारित रहेंगे। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद देखेंगे तो इस प्रश्न पत्र में कितना बेटा, दो खंड है, खंड अ और क्या है, खंड ब है। जो खंड अ रहेगा 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको देना रहेगा। और ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे काटे नहीं, और ना ही इरेजर या व्हाइटनर से आपको प्रयोग करना है। उसके बाद प्रश्न पत्र के जो अंक उनके सम्मुख दिए रहेंगे। जो खंड ब रहेगा ये 50 नंबर का वर्णात्मक रहेगा। और खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही आपको करना रहेगा। प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। जो प्रश्न ना आता रहे उस पर आपको समय बिल्कुल बेटा बर्बाद नहीं करना है। ऐसा आपको डायरेक्ट यूपी बोर्ड जो है बोल रहा है। सबसे पहले बात करते बेटा, खंड अर्ज जो रहने वाला है यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है। बहुविकल्पी में बेटा आपका 20 बहुविकल्पी रहेगा। पहला यहाँ पे क्या है, रस मीमांसा के बेटा लेखक है, यानी कि रस मीमांसा के लेखक कौन है बोला जा रहा है। तो जो रस मीमांसा के लेखक बेटा वो है रामचंद्र शुक्ल। बेटा कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है सेवा सदन उपन्यास के लेखक बेटा कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। जो सेवा सदन है इसके उपन्यास के लेखक बेटा कौन है, हमारे प्रेमचंद्र जी हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है बेटा, किसके हैं, तो गांधी की देन के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक किसके हैं, बहुत बढ़िया सर, गांधी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं ये हमारे हैं। और अगला पांचवा प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के बेटा लेखक कौन है, तो वो हैं धर्मवीर भारती भैया है। कौन है, धर्मवीर भारती हैं। और नेक्स्ट है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है सर, वो है भूषण जी हैं। कौन है, भूषण जी हैं। और अगला है छत्र साल दशक के रचयिता कौन है सर, इसके भी क्या है बेटा, भूषण ही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है सर, जो प्रिय प्रवास रचना है यह हरियोध जी की रचना है। किसकी है, हरियोध जी की रचना है। और अगला है सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है बेटा, युगवाणी है। युगवाणी किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है बेटा, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बेटा कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है नहीं है। उसके बाद 11 नंबर वाला है बेटा कौन है यहाँ पे, करुणा रस स्थायी भाव है सर, किसका है, तो शोक का है। शोक का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, करुणा रस होता है। और अगला यहाँ पे मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होता है, और वो होता है बेटा उत्प्रेक्षा में। किसमें होता है, उत्प्रेक्षा में होता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे आ प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानक लखुनी तनु। उपयुक्त पंक्तियां में बेटा छंद कौन सा है, तो ये जो छंद है बात करते हैं तो ये क्या है अपना सोरठा है। क्या है, सोरठा है। उसके बाद अगला है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है बेटा, ऊपर जो ऊपर होता है यह उपसर्ग शब्द से नहीं बना है, क्योंकि उप में देखेंगे यहाँ पे उप आया तो उपदेश, उपनाम, उप मेवन उपवन, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं। अगला यहाँ पे है प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। अगला है त्रिवेणी में बेटा कौन सा समास है, तो द्विग समास जो होता है त्रिवेणी में होता है। तो द्विग समास किसमें होता है बेटा, त्रिवेणी में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है बेटा,
प्रमोद होता है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? प्रमोद होता है। और अगला यहाँ पर है आपका कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है बेटा? इति धन आदि जो होता है, इत्यादि का सही शब्द क्या होता है? यहाँ पे संधि विच्छेद होता है। अगला यहाँ पे है फलेन शब्द का वचन और विभक्ति कौन सा है? एक वचन तृतीया विभक्ति। यहाँ पे फलेन शब्द का एक वचन और तृतीया विभक्ति होता है। और अगला है हसतु धातु रूप का वचन और पुरुष बेटा क्या होता है? तो हसन में जो एक वचन है और जो प्रथम पुरुष यहाँ पर होता है। उसके बाद बेटा क्या है? खंडबा आएगा, वर्णात्मक रहेगा। और जो जितने भी आपके गद्यांश पद्यांश हिंदी का हम सब करवा देंगे आपके वाईसीटी इस यूपी बोर्ड चैनल पर बेटा। मैं शिवम मिश्रा आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर एक टॉपिक में पढ़ा के छोड़ूंगा। मतलब कुछ आपको बचेगा नहीं भाई, कुछ भी बचने वाला नहीं है। ए टू जेड मैं आपका बेटा पढ़ा के छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पहला कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको बेटा उत्तर देना रहेगा। अच्छा, वो 3 प्रश्न है क्या? देखिएगा यहाँ पे पहला है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, फिर नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या और उसके बाद है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना है। और ऊपर इन्होंने क्या दिया है? गद्यांश दिया है। तो क्या यहाँ पे मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि की हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रांगण स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों में मित्रता क्या थी? खूब थी। एक ये आएगा, अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो अथवा में दूसरा वाला कर सकते हैं। दूसरा वाला देखिए पेपर में क्या दिया गया है? वो दिया गया है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का क्या बेटा? प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर, ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहां उन सब में एकता है और इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हें तो वह सब शताब्दियों से प्रभावित और क्या रहा बेटा? प्रेरित रहा। पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है जनसाधारण का हृदय किन किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। अगला यहाँ पे बेटा क्या आपका दिया जाएगा? पद्यांश दिया जाएगा। क्या आएगा? पद्यांश। और ये पद्यांश आपका 6 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का है। क्या यहाँ पे? निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौ हृदय बुझत साच नहासी। जो है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे बनन भेष है कैसे किहिम किहिम रस में अभिलाषी। पावोगो पुनि क्यों अपनाओ, जो रव करोगो गासी, सुनत मन हो रहो बाबरो, सुन समय मति नासी। तो पहला इन्होंने बोला है कि भैया पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाइयां व्यक्त हैं। अच्छा, ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये कर सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या बेटा? इसमें दिया गया है विषुवत रेखा का जो वासी जो जीता है नित, हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौलिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हित हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। नेक्स्ट है विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। और नेक्स्ट है रेखांकित अंश अनुराग अलौलिक और हिम में तम में कौन सा अलंकार है। तो फिर उसके बाद आएगा बेटा यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश और एक पद्यांश, यानी कि बोले तो श्लोक। अच्छा, गद्यांश पद्यांश क्या रहेगा? संस्कृत का दिया रहेगा, व्याख्या करना रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं भैया यही रट लीजिए। हम आपको जब पेपर आएगा ना तो अभी इसको स्किप करके चलेंगे। पेपर आएगा तो उसमें 6 से 7 अपना बता देंगे, उससे बाहर नहीं आता, बस वही रट लीजिएगा, आपको करना नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद खंड काव्य आएगा। अब ये जो खंड काव्य है आपके जिले के अनुसार होता है। क्या होता है बेटा? आपके जिले के अनुसार होता है। तो खंड काव्य अगर देखें तो अगर मैं ये कह दूं कि सर जी हम तुमुल पढ़ा दिए
तो बहुत बच्चे शायद उनके जिले में ना हो, वही रट लेंगे। तो इसको आपके अपने जिले के अनुसार करना है और मैं अलग वीडियो में ये मैं पढ़ा दूँगा। जैसे तुमुल का है, ज्योति जवाहर का है, कर्मवीर भारत का है, मेवाड़ मुकुट का है, कर्ण का है, मातृभूमि का है, जय सुभाष का है, मेवाड़ मुकुट का है, कर्मवीर भरत का है और मुक्तिदूत का है। तो ये आप अपने जिले के अनुसार करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है, जाके पढ़ लीजिएगा। पहले यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर है बेटा भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद अगला वाला यहाँ पे है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है सूरदास, फिर है बिहारी लाल, महादेव वर्मा और श्याम नारायण पांडे। तो ये पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद अगला है अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो और मैं आपको ये पूरा करवा दूंगा। फिर यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे जो है अगला वो है, आपको दो वाक्य है जो कि संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। जैसे सीता विद्यालय जाती है, हमें वहां जाना चाहिए, घर के चारों ओर पेड़ हैं, बालक खेल रहे हैं। फिर अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ज्ञानम कुत्र संभवती पुरुषराज केन सह युद्धम अकरोत और अगला है कुत्र मरणम मंगलम भवति। और फिर यहाँ पे चौथा वाला है अस्माकम संस्कृते कह नियमः। और यहाँ पे है आपको बेटा निबंध लिखने के लिए आएगा और ये 9 नंबर का रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिएगा और मैं करवाऊंगा भी। क्या है बेटा? स्वच्छ भारत अभियान। और अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। और नेक्स्ट यहाँ पे है विद्यालय के चमत्कार। और अगला यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व है। क्या है बेटा? खेल का महत्व है। ठीक है ना? तो ये आपका बेटा मॉडल पेपर है और आप इसे तैयार कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट हो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मैं पूरा आपका पढ़ा ही रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो दिन आप बताइए मुझे। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।